Student, today will we start first chapter of biology, reproduction in organism. क्लास 12th की बायोलॉजी है. आपका फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. मीन्स जीवों में जनन या प्रजनन. जीवों में जनन, जनन बोलो या प्रजनन बोलो, बात एक ही है, ठीक है ना. तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म मीन्स जीवों में जनन. अब जीव क्या होता है, जीव क्या है, सजीव जीव एक ही चीज़ है. लिविंग क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, मीन्स जिसमें जैव प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें लाइफ प्रोसेस होता है, वही हमारा क्या है, ऑर्गेनिज्म है. ऑर्गेनिज्म में हम क्या बोलेंगे, कौन कौन है. अच्छा चलो ठीक है, हम बोलते हैं कि हम लोग सजीव हैं. ठीक, कैसे सजीव, कैसे मान लें हम सजीव हैं, और बोलते हैं कि हम लोग लिविंग है, और हमारी टेबल चेयर हो गई ये नॉन लिविंग है. तो हम में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो हमें नॉन लिविंग से, निर्जीव वस्तुओं से अलग करता है. ठीक है ना, मतलब लिविंग को नॉन लिविंग से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो अलग करता है. तो सबसे पहली बात, हम लोग बोलते हैं हम लिविंग है, सजीव है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं. क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, ठीक है ना. बट क्या चेयर, टेबल या फिर बुक्स हो गई या जितनी भी नॉन लिविंग है, क्या ये श्वसन करती हैं, नहीं करती ना. तो हमारी ये जो प्रॉपर्टी है रेस्पिरेशन की, श्वसन के, ये हमको नॉन लिविंग से अलग करता है. मतलब हम लोग लिविंग हैं, जिसमें श्वसन क्रिया होती है वो लिविंग है, सजीव है, जिसमें नहीं होती है वो नॉन लिविंग है. और क्या प्रॉपर्टीज़ है, और हम लोग करते हैं प्रजनन क्रिया करते हैं, मीन्स रिप्रोडक्शन करते हैं. ठीक, रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, श्वसन सब लोग जानते हो ना. क्या होता है श्वसन, कि श्वास लेने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है. मीन्स ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना श्वसन कहलाता है. रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने ही जैसी जाति को उत्पन्न करना. ठीक है ना, अपनी जैसी जाति को उत्पन्न करने की क्रिया प्रजनन कहलाती है, जो कि हम लोग करते हैं. बट क्या चेयर टेबल करती है, नहीं करती है. हम लोग एक चेयर टेबल लाएंगे तो वो एक ही रहेगी, कि उससे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते ना. बट हम लोगों से क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी प्रोजेनी बढ़ती रहती है, इंक्रीज करती रहती है. मीन्स अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन की जो स्पीसीज है वो ख़त्म नहीं होती, वो बढ़ती रहती है. ठीक है ना. अगर स्पीसीज ख़त्म हो जाएगी तो वो प्राणी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा. बट ऐसा नहीं है, हम लोग क्या है, लिविंग है, इसीलिए हम लोग प्रजनन करते हैं. बट जो नॉन लिविंग है वो प्रजनन क्रिया नहीं करेंगे. थर्ड पॉइंट है, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्रोथ कर, मीन्स ग्रोथ नहीं, हम लोग भोजन करते हैं. ठीक, भोजन करते हैं, भोजन करने की क्रिया पता है क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है. मीन्स न्यूट्रिशन कहलाती है. न्यूट्रिशन करते हैं, पोषण करते हैं. हम लोग पोषण क्यों करते हैं, भोजन क्यों करते हैं, ताकि हमारी ग्रोथ हो. ठीक है ना, चाहे वो नंबर में ग्रोथ हो या साइज में ग्रोथ हो. ग्रोथ के लिए हम लोग न्यूट्रिशन ले करते हैं, पोषण करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे ग्रोथ करते हैं. क्या हमारे घर में जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, मेज, कुर्सी, जो भी चीज़ें हैं, क्या वो भोजन करती हैं, नहीं करती ना. क्यों नहीं करती, बिकॉज वो नॉन लिविंग है, हम लोग लिविंग है, इसलिए हम लोग करते हैं. फोर्थ पॉइंट है, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सक्रीशन करते हैं. एक्सक्रीशन मतलब होता है उत्सर्जन. मीन्स ग्रोथ, न्यूट्रिशन पोषण लेने के बाद बॉडी में कुछ वेस्ट मटेरियल भी बचता है, उसे ही एक्सक्रीज करना, मीन्स बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है. जबकि हमारा नॉन लिविंग नहीं करता. और क्या करते हैं हम लोग, और ऐसे ही पौधों में ले लें तो पौधे भी हमारे क्या है, लिविंग है, जो कि वो भी पोषण करते हैं. तो पौधों में जो पोषण क्रिया होती है, जो भोजन करने की क्रिया होती है, उसे न्यूट्रिशन नहीं, क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. तो याद रखना, जो प्लांट में होगा उसे हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस बोलेंगे. ठीक है ना. फोटोसिंथेसिस क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, जो कि पौधों में होता है. ठीक, और भी चीज़ें हैं.
तो ये हमें हमारा क्या हो गया, हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई जो हमें नॉन लिविंग से अलग करती है। ये हमारे सजीवों की, लिविंग की, ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब यहाँ पे हमें इस पे फोकस करना है कि प्रजनन क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात आती है कि हमारे बॉडी में केवल प्रजनन क्रिया ही नहीं होती है, हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो और ये क्रियाएँ होती हैं कब से स्टार्ट होती हैं, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय जो होता है ना, उसके बीच में बहुत सारी क्रिया होती हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टर्म आता है वो आता है कि लाइफ स्पैन क्या है, जीवन काल क्या है, जीवन अवधि क्या है, यानी कि ये है क्या। तो क्या बोलोगे, जन्म से लेकर मृत्यु तक का काल क्या कहलाता है, जीवन काल कहलाता है। इसके बीच में सारी क्रियाएं होती हैं, क्या बोलेंगे, टाइम इंटरवल, बर्थ अप टू नेचुरल डेथ कॉल्ड एज लाइफ स्पैन मीन्स जीवन काल। तो हमारा ये लाइफ स्पैन हो गया कि लाइफ स्पैन है क्या। तो टाइम इंटरवल बर्थ अप टू नेचुरल डेथ कॉल्ड एज लाइफ स्पैन मीन्स जन्म से लेकर के जब तक प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती उसके बीच का जो टाइम इंटरवल चलता है, उसके बीच का जो काल समय चलता है, वही हमारा जीवन काल है, वही हमारा लाइफ स्पैन है। ये हमारा जीवन काल बोलो या फिर जीवन अवधि बोलो। बात देखिए, या फिर लाइफ स्पैन बोलो, ठीक है ना। आई होप अंडरस्टैंड। अब देखो, जीवन काल सबका जो होता है, लाइफ स्पैन सबका अलग अलग होता है। मीन जैसे हम लेके चले बटरफ्लाई का और हनी बी का, तो इन लोग का लाइफ स्पैन 1 वीक होता है, ठीक है ना। वैसे ही हमारा जो हॉर्स हो गया, इसका 50 ईयर होता है। और जो होता है डक होते हैं, शॉन होते हैं, उनका 120 होता है। और हमारा होमोसैपियन जो है, जो मनुष्य है, ह्यूमन का, इसका 100 होता है, बट 100 प्लस भी बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है ना। बट इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 100 ईयर होती है। तो अब हमारा जो मेन टर्म है ये हमारा है रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखो, सबसे रिप्रोडक्शन में देखो 2 टर्म है, एक है री और एक है प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो री मीन्स होता है दोबारा, अगेन, ठीक है ना। और प्रोडक्शन मतलब होता है बनाना, मेडिंग करना, मेडिंग प्रोसेस बोल सकते हो, ठीक है ना। मतलब कि दोबारा से बनाना, दोबारा से प्रोडक्शन करना क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन कहलाएगा। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बनाना मतलब खाना तो बनाना नहीं है, यहाँ पे कुछ और बनाने की बात हो रही है। यहाँ पे बनाने का मतलब ये है कि अपने ही जैसे ह्यूमन को बनाना रिप्रोडक्शन है। हम लोग ह्यूमन है इसलिए हमने ह्यूमन बोल दिया, बट ह्यूमन ही नहीं, अपने ही जैसे जीवों को बनाना क्या है, रिप्रोडक्शन है। अब जैसे हम लोग क्या है, ह्यूमन है, तो ह्यूमन ही हमारे प्रोजेनी होंगे। अब हाथी का बेबी हाथी जैसा होगा, डॉग जैसे तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन है कि अपने ही जैसे प्रोजेनियों को, संतानों को उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो इसका मीन्स होता है अगेन मेडिंग, मीन्स री मतलब हो गया दोबारा, रिप्रोडक्शन मतलब होता है प्रोडक्शन करना, दोबारा से बनाना रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू नेचर मीन्स प्रकृति के नियमानुसार। अपने ही समान पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एक के बाद एक, पीढ़ी दर पीढ़ी संतान उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है, प्रजनन कहलाती है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, बहुत सिंपल है
कि यहाँ बस इसको देखो, रिप्रोडक्शन यानी दोबारा से प्रोडक्शन करना, रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, अपने ही समान पीढ़ी दर पीढ़ी संतान उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। अब इसको थोड़ा हम और समझते हैं। देखो अब यहाँ पे एक बात और आती है कि हम लोग रिप्रोडक्शन करते क्यों हैं, क्यों करते हैं, सारे भी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये रिप्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं। क्या ज़रूरी है रिप्रोडक्शन करना, क्या ज़रूरी है अपने जैसे प्रोजेनी लाना? हाँ ज़रूरी है। नहीं लाएंगे तो क्या होगा पता है, उनकी क्या होगी कि उनकी स्पीसीज, उनकी जाति क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं डायनासोर होता है, डायनासोर का बिल्कुल भी स्पीसीज दिखाई नहीं देता, पहले था, क्यों नहीं दिखाई दिया? हो सकता है कि उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन आ गई हो, प्रतिकूल परिस्थिति आ गई हो जो कि उनके जीने के लिए सही न रही हो, इस वजह से वो लुप्त हो गए हो, या फिर हो सकता है उन्होंने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया हो, ठीक है ना। तो ये हमारी कंडीशन आ सकती है अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम लोग क्यों करते हैं। तो पहला टर्म है कि हम लोग रिप्रोडक्शन करते क्यों हैं। तो रिप्रोडक्शन हम क्यों करते हैं, जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जनन या प्रजनन, जनन प्रक्रिया आवश्यक है, इसेंशियल है। जनन प्रक्रिया आवश्यक है, ठीक है ना। मीन्स जाति का अस्तित्व, जाति की जो अस्तित्व है वो बिल्कुल भी ख़त्म ना हो, इसलिए लोग क्या करते हैं, सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने जैसे जीवों को बनाते हैं। और यहाँ पे सेकंड टर्म क्या आता है, यहाँ पे सेकंड टर्म ये है कि रिप्रोडक्शन होने के बाद हम लोग देखते हैं कि रिप्रोडक्शन होने के बाद जो भी प्रोजेनी आती है वो जिस जाति की, जिस स्पीसीज की है, बिल्कुल सेम उसी की तरह होती है, मीन्स अलग नहीं होती। तो ऐसा क्यों? जैसे हाथी का बेबी है तो हाथी जैसा होगा, डॉग जैसा नहीं होता। क्यों नहीं होता डॉग जैसा? तो ये यहाँ पे आता है कि ह्यूमन का बेबी ह्यूमन जैसा होता है। तो क्यों नहीं होता? बिकॉज जब रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न, ठीक। और इस सेल डिवीज़न के बाद एक प्रोसेस और होता है जिससे बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब होता है प्रतिलिपि बनाना, मीन्स जीरोक्स निकालना। तो डीएनए रेप्लिकेशन, देखो पहले सेल डिवीज़न होगा तो सेल डिवीज़न 2 टाइप के होते हैं, माइटोटिक होता है और माइटोसिस होता है। तो यहाँ पे इसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन होगा, यानी जो डीएनए है, जो फादर का डीएनए होगा वो अपने को रेप्लिकेट करेगा, यानी उसकी एक कॉपी बना देगा, ठीक है ना। फादर का डीएनए कॉपी बनाएगा और कॉपी बनाने के बाद जो भी प्रोजेनी होगी उसमें उसको ट्रांसफ़र कर देगा। यही कारण है कि जो हमारा जनन प्रक्रिया में जो प्रोजेनी आते हैं, जो आगे की पीढ़ी आती है, वो ह्यूमन है तो ह्यूमन जैसा ही होगा, डॉग है तो डॉग की प्रोजेनी डॉग जैसी होगी। तो उसका मेन रीज़न क्या है? क्योंकि जो उसके फादर मदर की जो डीएनए है वो अपने आप को रेप्लिकेट करके अपने प्रोजेनी में क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है ना। तो इसी वजह से वो क्या है, सेम होते हैं, सेम स्पीसीज के होते हैं। तो ये डीएनए प्रतिक्रिया इसका मतलब होता है, या प्रतिलिपि अपने आप को डीएनए रेप्लिकेट करके प्रोजेनी में ट्रांसफ़र करता है खुद को। तो ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन क्यों एसेंशियल है, रिप्रोडक्शन में हमारे जो प्रोजेनी बनते हैं वो सेम क्यों होते हैं अपने स्पीसीज से। हाँ, उसमें ना ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल उसका जो बाहरी फीचर होगा वो सेम होगा, उसके जो आंतरिक मतलब जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम होंगी। मीन्स उसमें उसकी जैसे हम लोग ह्यूमन है तो ह्यूमन ही रहेगा, डॉग है तो डॉग रहेगा, एलिफेंट है तो एलिफेंट रहेगा, पैरट है तो पैरट रहेगा, वो चीज़ नहीं, उसकी स्पीसीज तो सेम रहेगी, बट कुछ फीचर्स, कुछ चीज़ें हैं जो उसको अलग करेंगे। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल अपने फादर मदर जैसा हो, जैसे नाक है वैसी हो, ईयर सेम हो, आई सेम हो, ये नहीं होगा। बिकॉज जब डीएनए रेप्लिकेट खुद को करता है ना, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज भी होती हैं।
उसमें क्रोमोसोम में कुछ चेंजिंग भी आती हैं, जिस वजह से वो बिल्कुल भी अपने मदर फादर के बिल्कुल सेम नहीं होता, लेकिन हाँ उसकी स्पीसीज सेम रहती है। हाँ कुछ होते भी हैं जो सेम हो जाते हैं, तो उस जो हमारा कैरेक्टर एक डेवलप हो जाता है, नया कैरेक्टर आ जाता है, उसको हम जेनेटिक कैरेक्टर बोलते हैं, यानी कि अनुवांशिक लक्षण। तो अनुवांशिक लक्षण आते हैं कुछ, मतलब पेरेंट्स से तो कुछ प्रोजेनी में अनुवांशिक लक्षण आएंगे, जेनेटिक कैरेक्टर आते हैं। जैसे जेनेटिक कैरेक्टर में हमारा आएगा जैसे कि आई का कलर हो गया, हमारे फेस का कलर हो गया, मतलब बॉडी का स्किन कलर हो गया, और लेंथ हो गई, हाइट हो गई, ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन हाँ और एक चीज़, बिहेवियर नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर किसी के मदर फादर का, पेरेंट्स का जो बिहेवियर है वो उसमें प्रोजेनी में बिल्कुल नहीं आएगा। तो अगर हो सकता है कि आ भी जाए तो वो ना इत्तेफाक है, ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो वहाँ से आया, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। थोड़ा सा फीचर, बाहरी फीचर्स मिलेंगे बट आंतरिक कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और ये भी नहीं है कि किसी के पेरेंट्स डॉक्टर या इंजीनियर है तो उसका जो बेबी हो वो भी इंजीनियर ही पैदा हो, तो ये फीचर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये हमारे कैरेक्टर बिल्कुल भी डेवलप नहीं होंगे। थोड़ा थोड़ा क्या होगा, फेस का स्किन कलर, बाल का रंग, बाल का आकार, मीन्स बहुत से लोगों का स्ट्रेट है, बहुत से लोग कर्ली है, तो उनके बेबी में डेवलप हो सकता है, ठीक है ना। बट ये चीज़ नहीं आएगा, बिकॉज डीएनए का जब रेप्लिकेशन होगा ना तो डीएनए में कुछ चेंजिंग भी आएंगी, ये तो पूरी तरह से अनुवांशिक लक्षण उसके बेबी में नहीं जा पाते। ये हमारा हो गया प्रजनन, ठीक है ना। रुको, देखो अभी हमने देखा, स्टार्ट है, अभी हमने देखा कि कैसे रिप्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्शन के बाद डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, रिप्रोडक्शन हमारे लिए एसेंशियल क्यों है, ये चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है ना। और कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें हम नॉन लिविंग से हमें अलग करते हैं, मतलब हम लोग लिविंग है और जो नॉन लिविंग है उनसे कैसे हमें अलग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हमारा आगे आता है कि जो एक लाइफ स्पैन होता है, मीन्स टाइम इंटरवल बर्थ अप टू डेथ, यानी जो लाइफ स्पैन है इसमें मतलब कि इसके बीच में क्या क्या हो रहा है। तो लाइफ स्पैन में क्या क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हमने देखा कि हम लोग लाइफ स्पैन के बीच बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, मीन्स रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो बट हमें यहाँ पे और चीज़ों को थोड़ा सा भूलना है, यहाँ पे सिर्फ हमें रिप्रोडक्शन पे फोकस करना है, बिकॉज हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन में हम आगे देखते हैं कि क्या क्या और चीज़ें होती हैं। तो एक अगर मान लो ऑर्गेनिज्म है, जीव है, कोई भी जीव तो बहुत टाइप के हैं, एक हमारा ऑर्गेनिज्म है, तो इसके साथ साथ क्या हो रहा है इसमें। तो सबसे पहले ना ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, पहले डेवलप करो इसको। डेवलप में क्या होगा, सबसे पहले आएगा यहाँ पे वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज आएगा, ठीक है ना। इसी फेज को हम बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज। प्री रिप्रोडक्शन फेज भी बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब कि प्री मतलब होता है पहले, मतलब कि जनन के पहले का जो अवस्था होती है उसे प्री रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे, और वेजिटेटिव फेज भी इसका दूसरा नाम है, ठीक है ना। इसके बाद ये दोनों ये एक ही फेज है, मीन्स इसके डबल नेम है ना, तो इस वजह से इसको हमने साथ में और कर देते हैं। इसके बाद जो हमारी फेज आएगी, ये हम देखो इसको हम लोग ना सामान्य भाषा में बाल्यावस्था भी बोलते हैं, ठीक है ना, बाल्यावस्था ये है। इसके बाद जब हम प्यूबर्टी तक पहुँचेंगे, यौनावस्था में पहुँचेंगे प्यूबर्टी में, तो उस फेज़ को बोलेंगे रिप्रोडक्टिव फेज़। इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज़, यानी कि जिस फेज़ में, जिस अवस्था में हम लोग रिप्रोडक्शन की क्रिया कर सकते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन और आता है कि रिप्रोडक्टिव फेज़ हम बोलेंगे किसे। रिप्रोडक्टिव फेज़ हमने बताया कि प्यूबर्टी तक जब पहुंचेंगे तो वो हमारा फेज़ रिप्रोडक्टिव फेज़ होगा, मीन्स उस फेज़ में हम रिप्रोडक्शन क्रिया कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी आ गई है हमारे अंदर। कैसे जानेंगे, फीमेल में क्या होता है कि ओवम प्रोड्यूस होने लगते हैं और मेल में स्पर्म, तो वही जो हमारा ये प्रोडक्शन की क्रिया हो गई, ये बताती है कि हम लोग प्यूबर्टी तक आ चुके हैं और हम में रिप्रोडक्शन की क्रिया की कैपेसिटी आ चुकी है। इसके बाद जो हमारा फेज़ आता है रिप्रोडक्टिव फेज़ के बाद, वो आता है सेनेसेंस।
सीनेसेंस का मीन्स होता है कि अब हमें ये रिप्रोडक्शन की क्षमता जो कैपेसिटी है वो ख़त्म होती जा रही है, वो ख़त्म हो चुकी है, यानी कि हम लोग बुढ़ापे में पहुंच चुके हैं, जीर्णता में पहुंच चुके हैं। ठीक, इसके बाद जो फेज़ आएगी इसे हम बोलते हैं डेथ। ठीक है ना। तो ये 4 जो हमारे ये फेज़ आ गए ये हमारे ऑर्गेनिज्म में आते हैं। मीन्स ये रिप्रोडक्शन के पहले की फेज़ है जिसे हम बाल्यावस्था बोलते हैं। इसके बाद हमारी कौन सी फेज़ आएगी, इसके बाद आएगी रिप्रोडक्टिव फेज़, यानी जिस फेज़ में हम रिप्रोडक्शन की क्रिया कर सकते हैं, मीन्स हमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी आ चुकी है। इसके बाद आएगा हमारा सेनेसेंस, मीन्स जीर्णता यानी बुढ़ापा जिसको बोलते हैं। मीन्स इसमें हमारी रिप्रोडक्शन की जो क्षमता है वो बिल्कुल भी वीक हो चुकी है, इसमें हम रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, इसमें हम अपने जैसे इंडिविजुअल को फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद डेथ आ गया। और जब ये सेनेसेंस जो आएगा, जो ये वाला फेज़ आएगा जीर्णता जिसको बोलते हैं कि बुढ़ापा, इस फेज़ में बहुत सारी चेंजिंग आती हैं। मीन्स इसमें हमारा रेस्पायरेशन भी स्लो हो जाता है, यानी श्वसन क्रिया भी स्लो हो जाती है पहले की अपेक्षा। इससे हमारा टेस्ट बडिंग जो होते हैं, यानी कि जो स्वाद कलिकाएँ होती हैं जो हमें टेस्ट का अनुभव कराती हैं, वो भी थोड़े कम हो जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सब लोग को पता है। इसमें हमारे सेल डिवीज़न भी बंद हो जाते हैं धीरे धीरे, और धीरे धीरे ये फेज़ पहुंच जाता है डेथ तक। ठीक है ना। तो ये हमारी 4th फेज़ हो गई ऑर्गेनिज्म की। या ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा फेज़ आता है, तो हमें कौन सा फेज़ को ध्यान देना है, रिप्रोडक्टिव फेज़ को। ठीक, अभी हमने देखा रिप्रोडक्शन। अभी हमने रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू नेचर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, मीन्स नए प्राणियों को, न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू, मीन्स अपने ही जैसा। अभी हमने क्या बताया, बाहरी फीचर में अपने जैसा नहीं, आंतरिक फीचर में, यानी कि अगर हम ह्यूमन है तो ह्यूमन को ही प्रोड्यूस करेंगे, सिमिलर टू इटसेल्फ। मीन्स क्या हुआ कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी कि अपने ही जैसे प्राणियों को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, प्री रिप्रोडक्शन कहलाता है, यानी दोबारा से प्रोडक्शन कहलाता है। प्री रिप्रोडक्शन कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। ठीक है ना। ये हमारा आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। अब आगे देखते हैं कि प्री रिप्रोडक्शन जो होता है ये कितने टाइप का होता है। तो देखो, जो रिप्रोडक्शन होता है ये 2 टाइप का होता है। पहला होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। और इसी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं एपोमिक्सिस। ठीक है ना। और दूसरा जो है उसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर इसी को बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस, इसको हिंदी में बोलते हैं लैंगिक जनन। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो देखो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जिसमें जो हमारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ये रिप्रोडक्शन होगा इसमें हमें सिर्फ एक सेक्स की ज़रूरत है, यानी चाहे मेल हो या फीमेल हो, हमें केवल एक ही की ज़रूरत है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ कि जिसमें हमें मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत होती है, उसे बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें होता क्या है कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये हमेशा याद रखना एकोस्क्यू में जीवों में होता है, यानी कि यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि जिसमें हमारा मेल और फीमेल वो डिफरेंट बॉडी में नहीं होता है,
मतलब जैसे कि हमारे ह्यूमन में सब लोग ने देखा है कि मेल अलग बॉडी में, फीमेल अलग बॉडी में, दोनों एक में नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारे आसेक्सुअल जिसमें रिप्रोडक्शन होगा, यानी कि जो एक कोष की जीव होते हैं, उसमें एक जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसमें या तो मेल ही होगा या तो फीमेल ही होगा, दोनों नहीं होते हैं, ना तो एक ही होते हैं, एक ही चीज़ रहेगा, मतलब या तो मेल है या तो फीमेल है। और वैसे तो ज़्यादातर ना फीमेल ही होता है, ठीक है ना। अभी कैसे बताते हैं, और उसको हम ही पेरेंट्स मान लेते हैं, एक ही बॉडी को पेरेंट्स मानेंगे। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें तो सब लोग जानते हो कि जैसे लेके चलेंगे किसी भी उच्च कोटि के जो होते हैं जानवर, उसमें देखोगे तो सब में मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में है, इस वजह से उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे दूसरा टर्म आता है कि सबसे पहले टर्म हमने क्या देखा कि ये जो होगा यूनिसेक्सुअल होगा। यूनिसेक्सुअल है मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा, मीन्स एक कोशिकीय जीवों में होता है। ठीक है ना। हमने क्या बताया कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा, यानी एक कोशिकीय जीव में होगा। एक कोशिकीय का एग्जांपल बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जो सबको पता होता है, पता भी होना चाहिए, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। इसके 3 एग्जांपल हैं, 3 ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सबको रटे होते हैं। कौन कौन सा है? अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है। तो जिसमें क्या होगा, हमारा आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बिकॉज ये क्या है, यूनिसेलुलर है, मतलब कि इसमें मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग बॉडी पार्ट में नहीं होती है, एक ही बॉडी में रहेगा। ठीक है ना। हाँ, लेकिन एक ही बॉडी में दोनों नहीं रहेंगे, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान देना। उसको हम फिर दूसरी बाइसेक्सुअल बोलेंगे, बिकॉज जो हमारा केचुआ होता है ना, अर्थवर्म जो होता है, जो कि बरसात के टाइम में दिखाई देते हैं, उनके बॉडी में पता क्या होता है, उनकी आधी बॉडी में मेल होगा और आधी बॉडी में फीमेल होगा। समझ रहे हो? एक ही केचुए के अंदर आधा मेल आधा फीमेल। तो वो चीज़ नहीं यहाँ पे हम बता रहे हैं, वो उसको हम बाइसेक्सुअल बोलेंगे, बाइसेलुलर बोलेंगे। यहाँ पे हमने यूनिसेलुलर बोला है, मतलब कि इसके बॉडी में केवल एक ही सेक्स होगा। ठीक है ना। और वो होगा फीमेल या मेल, इससे मतलब नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ही सेक्स होगा और उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर। हमारे अंदर भी एक ही सेक्स है, और मतलब ह्यूमन में भी एक ही सेक्स होता है, लेकिन हम इसको यूनिसेलुलर नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज हम में भले एक ही सेक्स है, लेकिन हमारे जो और भी ह्यूमन की जो स्पीसीज़ हैं उनमें ना, और जो ह्यूमन है, ह्यूमन मतलब कि 2 पार्ट में आते हैं, मेल एंड फीमेल, 2 टाइप के हैं, तो मेल और फीमेल है ना। लेकिन यूनिसेलुलर में मेल और फीमेल अलग अलग नहीं मिलेंगे, हमें एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म, एक ही टाइप का जीव मिलेगा, इसलिए हम इसको यूनिसेलुलर बोलते हैं। देखो क्या होता है कि उसका दूसरा टर्म जो है हमने क्या बताया, इसमें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक। दूसरा टर्म है इसमें जो कोशिका विभाजन होगा, यानी कि सेल डिवीज़न जो होगा, इसका जो सेल डिवीज़न होगा वो होगा समसूत्री होगा। ठीक है ना। समसूत्री कोशिका विभाजन होगा। समसूत्री कोशिका विभाजन होगा, सेल डिवीजन इसका समसूत्री होगा। अब देखो एक बात और कह रहा है कि समसूत्री, सम मतलब होता है एक जैसा, ठीक, और सूत्री मतलब होता है कि सूत्रों यानी फाइबर्स में अलग अलग होना। तो समसूत्री का मतलब हो गया कि इसमें जो सेल डिवीज़न होगा बिल्कुल सेम टाइप का सेल डिवीज़न होगा, यानी कि जो पेरेंट्स का सेल डिवीज़न हुआ है वो सेम टू सेम सेल डिवीज़न उसके प्रोजेनी का होगा। तो इससे सिंपल सी बात आती है कि अगर सेल डिवीज़न सेम हुआ है तो उसकी जो प्रोजेनी होगी वो फीचर में, कैरेक्टर, मतलब सारी चीज़ें उसके पेरेंट्स से मैच करेगी, मतलब उसकी बॉडी तक मैच करेगी, उसका पूरा आकार, उसका जो भी स्ट्रक्चर है सब मैच करेगा। तो इसका सिंपल सा रीज़न यहाँ पे थर्ड नंबर का क्या पॉइंट आ जाएगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक जनन में जो जीव उत्पन्न होते हैं, जो संतानें उत्पन्न होती हैं, वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सेम होती हैं। ठीक है ना। क्यों सेम होती हैं? बिकॉज इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होगा। समसूत्री कोशिका विभाजन का मतलब है कि उनके पेरेंट्स का जो कोशिका विभाजन होगा वो बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, मतलब एक जैसा ही रहेगा। जैसे पेरेंट्स ने कोशिका विभाजन किया तो कोशिका विभाजन बदलना चाहिए, तो ये यहाँ नहीं बदलेगा, यहाँ नहीं बदलेगा, और सेम टू सेम पेरेंट्स का जो कोशिका विभाजन हुआ उसके प्रोजेनी में आ जाएगा, इसीलिए उसके प्रोजेनी अपने पेरेंट्स के बिल्कुल क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट जो बनता है, तो क्या लिखोगे, अलैंगिक जनन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
अलैंगिक जनन में फॉर्मेट इंडिविजुअल मीन उत्पन्न संतानें अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सेम होती हैं, मतलब अपने जनक के बिल्कुल समरूप होती हैं, बिल्कुल सेम होती हैं, बिल्कुल समरूप होती हैं। ठीक है ना, ये हमारा पॉइंट आ गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन अभी हमने क्या बताया कि अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतानें हैं वो अपने पेरेंट्स के सेम क्यों हैं? बिकॉज उनके पेरेंट्स में जो कोश का विभाजन होगा, सेल डिवीज़न होगा, वो समसूत्री होगा। और समसूत्री सेल डिवीज़न में होगा ये कि उनका जो सेल डिवीज़न होगा वो बिल्कुल पेरेंट्स के सेम होगा, और मतलब कि जैसे उनके पेरेंट्स के अंदर सेल डिवीज़न है उसी टाइप का उनके पेरेंट्स सेल डिवीज़न और बना के अपने प्रोजेनी में भेजेंगे, इसीलिए उनके प्रोजेनी उनके बिल्कुल सेम होंगे। ये हमारे थर्ड पॉइंट आ गए। अब इसी में और देखते हैं, एक नोट है कि जो इनके आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारे प्रोजेनी बने हैं वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सेम है, तो ऐसे प्रोजेनी को, ऐसे उत्पन्न हुई संतानों को हम बोलेंगे क्या? तो जो प्रोजेनी अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सेम होते हैं उन्हें हम क्लोन बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? क्लोन बोलेंगे। क्लोन को हिंदी में पूर्वजक बोलते हैं। पूर्वजक मतलब होता है पुराने जनक के समान होना। ठीक है ना, तो जो यहाँ पे इसको देखो, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी, जो संतान उत्पन्न होती हैं वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल क्या होते हैं? सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलेंगे? ऐसे प्रोजेनी को, ऐसे संतानों को क्लोन बोलते हैं। अभी अमीबा का अगर बेबी लेंगे तो अमीबा के बेबी को क्या बोलेंगे? क्लोन बोलेंगे, बिकॉज वो यूनिसेलुलर है, उसमें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उसमें समसूत्री विभाजन होगा, और जो अमीबा के पेरेंट्स होंगे वो बिल्कुल अपने जैसा ही क्या बनाएंगे? प्रोजेनी बनाएंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? क्लोन बोलेंगे। अगला पॉइंट है, जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, ये बहुत ही कम टाइम में हो जाता है। मीन्स इसको होने में बहुत कम समय लगता है, जैसे 2 मंथ, मतलब 6 मंथ से कम ही टाइम लगता है। ठीक है ना, ज़्यादातर 2 मंथ 3 मंथ में ये रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें हम अगला पॉइंट ये लिखेंगे कि अलैंगिक जनन जो होता है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, अलैंगिक जनन की विधि बहुत सरल होती है। मीन्स बहुत कम टाइम में पूरी हो जाती है। ठीक है ना, एग्जाम्पल में भी हमने क्या बताया? 6 मंथ 2 मंथ इसमें ये कंप्लीट हो जाता है। अभी पता है जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये हमारा पौधों में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा भी नाम हम अलग देंगे, इसी का पार्ट आएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो उसमें भी समझ लो सेक्सुअल ही है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर एक बीज बोते हैं, ठीक है ना, तो एक बीज को एक पौधा बनने में कितना टाइम लगता है? सब लोग जानते हो ना, कितना दिन लगता है? बहुत ज़्यादा 10 दिन लगेंगे। ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो नया पौधा, मतलब कि जो बीज है ये हमारा पेरेंट हो गया, और पेरेंट से हमारा जो प्रोजेनी, जो पौधा नया निकला, उसको निकलने में बहुत कम टाइम लगा ना, यानी कि बहुत जल्दी हो गया। ऐसे हम जो रोज़ होता है इसकी कलम काट के लगाते हैं ना, इसकी कलम करते हैं, गुलाबी कलम लगा देते हैं, तो ज़्यादा 15-20 दिन में उसमें नई पत्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। कितना टाइम लगा? 15 से 20 दिन। तो यानी कि ये जो हमारा आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही हम अगर देखें कि सेक्सुअल का अगर यहाँ पे हम कंपैरिजन कर दें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम ह्यूमन के लेके चलते हैं, तो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन की जो टाइम इंटरवल होती है कितना होता है? 9 मंथ होता है ना। तो बताओ उसमें टाइम लगा, और ये वाली बहुत सरल विधि होती है, मतलब बहुत जल्दी और बहुत कम मेहनत में पूर्ण हो जाती है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। अगला पॉइंट है, जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, अभी हमने क्या बोला कि इसमें समसूत्री कोश का विभाजन होगा, जिससे इसकी जो प्रोजेनी आएगी वो बिल्कुल अपने जनक के सेम होगी। ठीक, तो यहाँ पे एक पॉइंट और बनता है उसी से रिलेटेड कि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें विविधता या फिर विभिन्नता बोलो, मीन्स डाइवर्सिटी उत्पन्न नहीं होती है। उत्पन्न नहीं होती है।
हमने देखा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी बने हैं वो अपने पेरेंट के बिल्कुल सेम है। सेम होने का मतलब है कि इसमें किसी भी टाइप की डाइवर्सिटी नहीं हुई है, मतलब विविधता नहीं उत्पन्न हुई है। अगर विविधता हम कब बोलेंगे, जब पेरेंट से थोड़ा अलग हो प्रोजेनी, उसे हम विविधता बोलते हैं। मीन्स हम लोगों में आएगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स के सेम नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत फीचर मिलता है बट पूरी तरह सेम नहीं होते हैं। लेकिन इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इसकी जो प्रोजेनी आएगी वो बिल्कुल देखने में भी अंदर का फीचर सारा चीज़ें क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे कि इसमें विविधता उत्पन्न नहीं होती है, इसीलिए इसमें सेम है। इसके दो रीज़न है, एक तो समसूत्री विभाजन हुआ और दूसरा डाइवर्सिटी ही नहीं आई समसूत्री विभाजन की वजह से, इसीलिए वो बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स के सेम है। तो ये 5 जो हमारे टर्म है इसको याद रखना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है ना। ये हमारा रिप्रोडक्शन का पार्ट हो गया। रिप्रोडक्शन में हमने बताया 2 पार्ट हैं। पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, इसको हम एपोमिक्सिस भी बोलते हैं। दूसरा आएगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी एम्फीमिक्सिस, लैंगिक जनन। तो हमारा अलैंगिक जनन जो हुआ कंप्लीट हुआ। अब इसका अगला पार्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके टाइप में हम क्या देखेंगे, इसमें हमें 5 टाइप पढ़ने हैं। पहला आएगा हमारा विभाजन आएगा, दूसरा है द्विविभाजन, तीसरा पॉइंट है मुकुलन, चौथा पॉइंट है पुनरुद्भवन, और 5वां टर्म है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, ठीक है ना। ये हमें 5 टर्म इसको लर्न करने हैं यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते और से टर्म है, गेमा होता है, बहुत सारा होता है, बट हमें क्लास 12th में केवल यही 5 टर्म पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा पहला टर्म जो है, पहला स्टेप जो आएगा वो हमारा है विभाजन, ठीक है ना। विभाजन का मतलब सब लोग को पता है, बंटवारा होना, अलग अलग पार्टों में, खंडों में टूटना। तो इसमें हम ये लिखेंगे कि इस विधि में या इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म का, यहाँ पे किस टाइप के ऑर्गेनिज्म आएंगे, एक कोशिकीय आएंगे। अभी हमने बताया था कि अलैंगिक जनन में एक कोश के जीवों के बीच होगा अलैंगिक जनन ना। तो यहाँ पे अलैंगिक जनन का ही तो पार्ट हम पढ़ रहे हैं। तो विभाजन में भी क्या होगा, इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म का केंद्रक यानी न्यूक्लियस, ऑर्गेनिज्म का जो केंद्रक होगा वो केंद्रक का विभाजन होता है। विभाजन मतलब वो 2 खंडों में टूट जाता है, विभाजन होता है। उसके बाद इसके बाद जीव द्रव्य का भी विभाजन होता है। जीव द्रव्य का भी विभाजन होता है। अभी हम देखो इसको थोड़ा सा समझो। कह रहा है कि इस प्रोसेस में जो ऑर्गेनिज्म होगा इसके न्यूक्लियस यानी कि जो ऑर्गेनिज्म के बीचों बीच केंद्रक होता है यही मेन होता है, ये डीएनए बनाता है, यही क्रोमोसोम बनाते हैं। तो जो इसका केंद्रक होगा वो पहले 2 भागों में बटेगा, इसका बंटवारा होगा, विभाजन होगा। फिर उसके बाद जो बॉडी में लिक्विड भरे हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं उसे, तो उसका भी विभाजन होगा, ठीक है ना। तो इसको डिफिनेशन को देखते हुए हम देखते हैं कैसे क्या होगा। इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस विभाजित होता है, उसके बाद ऑर्गेनिज्म का जीव द्रव्य यानी बॉडी में जो फ्लूइड भरे हैं उसका भी विभाजन होगा। कैसे होगा देखो, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अमीबा देखते हैं, ठीक। तो अमीबा में होगा ये,
अमीबा। अमीबा पता है क्या? अमीबा एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है जो कि तालाब में, मीठे जल में होता है, खारे जल में नहीं। तालाब में हो गया, नहर में हो गया, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना। और कभी किसी को दिखाई दे तो माइक्रोस्कोप से देखना, बहुत छोटे होते हैं और बिल्कुल भी ग्रे कलर के होते हैं, बिल्कुल धूल मिट्टी जैसे होते हैं। तो समझ में नहीं आता है, पानी के बुलबुले जैसे होते हैं, हमने देखा था, ठीक है ना। तो अमीबा जो होता है ये, हाँ एक चीज़ और अमीबा में ये एक आता है कि जो अमीबा होता है इसका कोई निश्चित आकार ही नहीं होता, ठीक है ना। मीन्स अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं है, बस ऐसा कहा जाता है कि बस ऐसे थोड़ा सा गोल मटोल सा होता है, टेढ़ा मेढ़ा। तो क्यों नहीं होता इसका निश्चित आकार? ये भी तो है, हमने देखा कि बहुत सारे प्राणी होते हैं कि उन मतलब हाथ है, यहाँ से हमारे शोल्डर से हाथ आएंगे और यहाँ से कमर से हमारे पैर आएंगे और यहाँ गर्दन से फेस आएगा। सबको पता है ना कि हमारा मतलब एक निश्चित फीचर है, कि हमारा एक निश्चित इंस्ट्रक्शन का कनेक्शन है, कि हम लोग एक निश्चित रूप से बने हैं। और भी बहुत सारे जीव बने हैं, हमारे डॉगी हो गए, एलिफेंट हो गया, कैट हो गया, सबका एक निश्चित फीचर है। बट इसका क्यों नहीं है? पता है क्यों नहीं है? जो अमीबा होता है ना, इसके जो साइड वाली जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन जो है, ये झिल्ली जो है, देखो हमारे लोग में हम लोग जो साइड जो सबसे ऊपरी परत इसको हम स्किन बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम यहाँ पे मेम्ब्रेन बोलेंगे। कौन सी मेम्ब्रेन है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा झिल्ली बोलेंगे इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही लचीली होती है, यानी ये इसको स्टिचिंग काम करती है, स्टिकिंग होती है, चिपकने का काम करती है। तो और इसके बॉडी में बहुत सारे होल्स होते हैं, ठीक, और इसका ना तो माउथ का पता है ना कुछ नहीं। तो यहाँ पे होल है, इसके बीचों बीच इसका न्यूक्लियस है, इसका केंद्रक होता है, ओके। तो यहाँ पे ये अमीबा का हमारा स्ट्रक्चर होगा। अब वहाँ पे हमने भी एक चीज़ बोला कि इसका निश्चित आकार ही नहीं है। क्यों नहीं है? ये कभी टेढ़ा हो सकता है, कभी लंबा हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, तो क्यों नहीं है पता? तो जैसे मान लो कि अमीबा भोजन कैसे करता है, यहाँ पे ये पहले बात जानो। तो मान लो यहाँ पे भोजन है, यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल में मीन्स ये कीड़े मकोड़े जो भी खाते हो, तो ये पता है क्या होगा, ये अमीबा ना इसके पास जाएगा और जाने के बाद ये अपनी बॉडी को ऐसे फैलाएगा और ऐसे इसको भोजन को चिपका लेगा बॉडी पे, ठीक है ना, ऐसे चिपका लेगा। चिपकने के बाद ये जो फूड पार्टिकल है ये तो अमीबा के अंदर हो गया, लेकिन हाँ ये फूड पार्टिकल चिपका कैसे? अभी हमने क्या बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि स्टिकिंग काम करेगा, चिपकाने का काम करेगा, इसीलिए फूड पार्टिकल चिपक के अंदर चला गया। तो लेकिन ये क्या हुआ, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुई इतनी बढ़ गई, समझ में आया, इतनी बढ़ गई। मान लो यहाँ पे भी फूड पार्टिकल है, तो ये अमीबा यह करता है कि यहाँ भी अपने बॉडी को फैला के यहाँ कर लेता है, इसीलिए अपनी बॉडी को यह फैलाता सिकोड़ता रहता है। यही रीज़न है कि इसकी बॉडी का निश्चित आकार ही नहीं होता, ओके। अब यहाँ पे लेकिन हमें सबसे पहली बात देखना है कि रिप्रोडक्शन पढ़ना है। रिप्रोडक्शन देखो, हाँ अभी हमने कहा कि विभाजन में जो होगा, यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अपने केंद्रक को क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा। डिवाइड करेगा, कैसे डिवाइड करेगा? ये हमारा अमीबा है, ठीक, अमीबा में जो केंद्रक है ये इसका भी यहाँ पर डिवीज़न होगा। तो डिवीज़न कैसे होता है, ये देखो, ये अपने केंद्रक को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ओके। डिवाइड करने के बाद कुछ टाइम बाद यही अमीबा क्या करेगा, अपनी इतनी होल बॉडी को ये अलग कर देगा। मीन्स ये ऐसे केंद्रक अलग हो जाएंगे, ये ऐसे केंद्रक अलग हो जाएंगे। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि ये बॉडी पार्ट दो भागों में बढ़ चुका है और यहाँ से हमारे दो दो प्रोजेनी बाहर आ जाएंगे, दो दो अमीबा आ जाएंगे, ठीक, दो दो अमीबी बोलो, अमीबी आ जाएंगे। ये देखो दोनों केंद्रक ऐसे बीच से कट गए, डिवाइड होके आ गया। तो अभी हमारा अलैंगिक जनन था, अलैंगिक जनन का ही पार्ट हम पढ़ रहे हैं, विभाजन। तो देखो हमने भी अलैंगिक जनन में बोला था कि जिसकी प्रोजेनी आएगी वो बिल्कुल अपने पेरेंट, ये हमारा पेरेंट हो गया, ये हमारा पेरेंट हो गया, ठीक। अब देखो
क्या ये रिप्रोडक्शन होने में क्या दो सेक्स की ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना। यहाँ पे केवल एक ही सेक्स से क्या हो गया, इसकी संतानें आ गई, इसने रिप्रोडक्शन कर लिया, इसने रिप्रोड्यूस कर लिया अपने प्रोजेनियों को। तो ऐसा कैसे? क्योंकि इसमें अलैंगिक जनन हो रहा है, इसीलिए इसमें डबल सेक्स की ज़रूरत ही नहीं हुई और ये अकेला ही कर लिया। तो इस क्रिया में अभी हमने बताया था कि केंद्रक का विभाजन हुआ, धीरे धीरे ये क्या करेगा, कोशिका जो द्रव्य का यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन किया। देखो इसकी बॉडी में जितने भी फ्लूइड थे उसका भी अलग अलग डिवाइड हो गया और दो दो अमीबा बाहर आ गए। ये हमारा अलैंगिक जनन हो गया, एक ही जनक से एक ही पेरेंट से हुआ, इसीलिए इसके जो प्रोजेनी है वो बिल्कुल रंग रूप रेखा आकार सारी चीज़ें अपने पेरेंट के बिल्कुल क्या होंगी, सिमिलर होगी। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया अलैंगिक जनन का पहला पार्ट, विभाजन। समझ में आया। कभी कभी क्या होगा, जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती है, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी, क्योंकि अमीबा के लिए 15 to 20 डिग्री सेल्सियस होना ज़रूरी है। अगर इससे कम हुआ तब भी अमीबा खतरे में है और इससे ज़्यादा हुआ तो और ही ज़्यादा। और हाँ, इससे कम टेम्परेचर हुआ अमीबा का, मान लो कभी कभी वाटर हाई हो गया, हाई लेवल में मतलब गर्म हो गया, तो क्योंकि वाटर में होते हैं, तालाबों में होते हैं, तो उस कंडीशन में होगा ये कि जो अमीबा के ये केंद्रक 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, यही छोटे छोटे हजारों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब कि यही अमीबा में बहुत सारे यही केंद्र छोटे छोटे हजारों पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे और इससे हजारों लाखों संख्या में एक ही पेरेंट से हजारों लाखों प्रोजेनी बन जाएंगे। बिकॉज जितना ज़्यादा डिवीज़न उतना ज़्यादा प्रोजेनी बनेंगे। बिकॉज ज़रूरी नहीं कि इसका जो वो केंद्रक विभाजित हुआ है 2 ही पार्ट में हो, ये लाखों मिलियन में भी पहुँच सकते हैं। अगर कंडीशन अनफेवरेबल हुई तो, प्रतिकूल हुई तो, अगर वाटर हाई लेवल पे गर्म हो गया, इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो ऐसा होगा। तो उस क्रिया को हम विभाजन नहीं बहुविभाजन बोलेंगे, यानी बहुत सारा विभाजन हो जाएगा। और हाँ, कभी कभी ये भी होता है कि जो अमीबा है, हाँ देखो यहाँ पे बहुविभाजन होने के बाद यहाँ पे हमारा एक और चीज़ आता है कि जैसे ये हमारा अमीबा बना, तो देखो ये इस पे मत जाना कि हमने ये अमीबा थोड़ा अलग बनाया, यहाँ पे हमने थोड़ा अलग बना दिया। अभी हमने क्या बोला कि अमीबा तो निश्चित आकार ही नहीं। हाँ, एक पॉइंट और आता है कि अमीबा जो होता है इसमें अविनाशिता का गुण पाया जाता है, मीन्स इमॉर्टेलिटी का। ये कभी इसकी डेथ होती नहीं है, इसकी नेचुरल डेथ फिक्स है ही नहीं है कि अमीबा की एक नेचुरल डेथ फिक्स है। अगर हम अमीबा का लाइफ स्पैन बोलेंगे तो 0 आएगा। अमीबा का कोई लाइफ स्पैन है ही नहीं, इसमें इमॉर्टेलिटी है। देखो हमें इमॉर्टेलिटी क्यों है, विनाशिता क्यों है, इसका नाश होगा ही नहीं, क्योंकि ये अमीबा था। ठीक, ये जब बूढ़ा होने लगेगा, एक तरह से देखें, ये जब प्यूबर्टी तक पहुंचने लगेगा, ये जब पहुंच जाएगा तो इसमें ना इसका केंद्रक अपने आप डिवाइड होना शुरू हो जाएगा और ये नया प्रोजेनी बना लेगा। ठीक है ना। मतलब कि जब ये अपने लाइफ स्पैन को पूरा कर चुका होता है तो ये डेथ तक नहीं पहुँचेगा, ये रिप्रोडक्शन तक पहुँच जाएगा, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक पहुंच जाएगा, यानी कि इसके प्रोजेनी आ जाएंगे। समझ में आया है। इसीलिए अमीबा में इमॉर्टेलिटी का गुण पाया जाता है, अमीबा में अविनाशिता का गुण। अमीबा कभी मरेगा नहीं, बिकॉज वही अमीबा टूट के दूसरा अपना प्रोजेनी बना लेता है। ठीक है ना। ये हमारा पहला विभाजन कंप्लीट हुआ। इसी का सेकंड अगर एग्जाम्पल लेके चले हम, तो सेकंड एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि सब लोग ब्रेड डबल रोटी खाते हो ना। ठीक, तो ब्रेड जो होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। ब्रेड और डबल रोटी, पाव जिसको बोलते हैं, क्यों सॉफ्ट होते हैं पता है क्यों सॉफ्ट होता है? उसमें बेकिंग सोडा तो होता ही है, ऐड करते हैं, बट ये बेकिंग सोडा से इतना सॉफ्ट नहीं होगा। इसमें ना एक चीज़ डाला जाता है, ईस्ट। नाम सुने होंगे सब लोग, इसी का एग्जाम्पल है ईस्ट। ठीक, ये ईस्ट जो है ये गुड बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया है ईस्ट। ओके, गुड बैक्टीरिया हमारे लिए गुड है, इसलिए हमने इसको गुड बैक्टीरिया बोला। तो ईस्ट जो है, ईस्ट में होगा ये कि ये हमारा ईस्ट है। ओके, ये ईस्ट की बॉडी हो गई, ये ईस्ट का केंद्रक हो गया। तो ईस्ट में हम देखेंगे, ईस्ट जो होता है ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है और ये हमारे डबल रोटी में काम आता है, उसको बनाने में, उसको सॉफ्ट बनाता है, उसको स्पंजी करता है। तो ईस्ट में होगा ये कि जो ये केंद्रक है, कुछ दिनों बाद देखेंगे ना, तो ईस्ट में भी ये केंद्रक विभाजित हो गए,
नया ईस्ट बना लेगा, जैसे अभी अमीबा बनाया था। तो ये भी हमारा बहुविभाजन हो गया, ठीक, सॉरी विभाजन हो गया। अगला पॉइंट हमारा था बहुविभाजन, ठीक। तो बहुविभाजन में होगा ये कि जैसे अभी हमने विभाजन बताया, तो दो विभाजन में होगा कि डबल अमीबा बनेंगे। और अभी हम बहुविभाजन बोलेंगे तो उसमें हमने बताया कि अगर कंडीशन अनफेवरेबल होगा, यानी 15 to 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हाई हुआ, तब क्या होगा, अमीबा में, अमीबा ही नहीं, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, जितने भी एक कोश की जीव हैं, उसमें क्या होगा कि एक नहीं, इसमें हज़ारों, लाखों, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन से भी ज़्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगे। उसमें भी कुछ मरेंगे, कुछ बचेंगे, वो अलग की बात है, लेकिन इतने सारे प्रोड्यूस हो जाएंगे अगर कंडीशन 15 to 20 डिग्री सेल्सियस से हाई हुई तब, ठीक। अगला पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट जो है, मतलब कि पहले से ही सेकेंड पॉइंट बन जाएगा, ये हमारा है मुकुलन। मुकुलन, इसको बोलते हैं बर्डिंग, ठीक। सब लोग बड का मतलब जानते होंगे ना, बड का मतलब होता है कली निकलना। तो बडिंग में होता है कि इसमें होगा ये कि डिफिनेशन बनेगी कि जनक शरीर पर, ठीक, जनक की बॉडी पे, पेरेंट की बॉडी पर एक उभार बनता है। एक उभार बनने के बाद वो उभार जो होता है वो भी धीरे धीरे डेवलप होना शुरू कर देता है, डेवलप होना शुरू कर देता है। और कुछ दिनों बाद जो ये बॉडी निकल के डेवलप हुई है जनक पेरेंट की बॉडी पे, वो वहाँ से अलग होकर के नया जीव बना लेते हैं। कैसे, इस क्या लिखेंगे, इस प्रोसेस में पेरेंट की बॉडी पे, ये जनक के शरीर पे, पेरेंट की बॉडी पे एक उभार बनता है, एक उभार बनता है जो धीरे धीरे नए जीव के रूप में डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है, नए जीव के रूप में डेवलप हो जाता है, ठीक। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, मुकुलन कहलाती है। अब देखो हमने क्या कहा, हमने बोला कि जो बर्डिंग प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में पेरेंट की बॉडी पे एक उभार बनेगा और वो उभार धीरे धीरे डेवलप होके, विकसित होकर के एक नया प्रोजेनी, एक नया जीव बना लेगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। यही प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है। कैसे, देखो मान लो हम इसका एग्जांपल लेके चलते हैं हाइड्रा का। इसमें जो एग्जांपल लेंगे वो हमारा आएगा हाइड्रा। तो हाइड्रा जो है ये एक प्रकार का जलीय पौधा है। तो देखो इसमें होगा ये जलीय जीव है। हाँ, ये हमारा हाइड्रा है, ऐसे इसमें जड़ें निकली होती हैं। ये आई हो गया, इसके ऊपर ये ऐसे कुछ करके शाखाएं टाइप की निकली होती हैं, ठीक। तो इस हाइड्रा में हम देखेंगे कि ये जो हाइड्रा है, इसके जब ये रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच जाएगा तो इसकी बॉडी पे ऐसे कुछ उभार बनेगा, ओके। और उस उभार को देखेंगे तो धीरे धीरे उभार डेवलप होके यहाँ भी ये आई बना लेगा, यहाँ भी ये शाखाएं बना लेगा। और जब ये खुद, जब इसको मतलब पोषण की आवश्यकता, मतलब इसकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी, तब ये जब खुद पोषण बनाने के लायक हो जाएगा, एबल हो जाएगा, अब खुद न्यूट्रिशन एबल हो जाएगा, तो यहाँ से ये कट करके खुद को बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। बाहर आने के बाद ये वाटर में आ जाएगा, वाटर में मतलब रहते हैं, और ये इसके नीचे जड़ें विकसित हो जाएंगी और ये खुद एक नया हाइड्रा बना लेगा। ऐसे ही एक हाइड्रा से यहाँ पे 10 मुकुल, 10 बर्ड निकल सकती हैं और सब अपने आप को डेवलप कर लेंगे। तो ये प्रक्रिया हमारी मुकुलन हो गई। ऐसे ही ईस्ट का भी एग्जाम्पल इसमें आएगा। ईस्ट के ऊपर क्या होगा, ईस्ट के ऊपर भी एक मुकुल बनेगा और मुकुल पे क्या होगा, उसमें भी केंद्रक जब आ जाएंगे तो वो भी पेरेंट बॉडी से अलग होकर के बाहर आ जाएगा। तो ये हमारी प्रक्रिया जो हो गई, ये हो गई मुकुलन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नोट डाउन करते चलिए। ओके, अब इसमें हमारा अगला जो टर्म है, 4th टर्म, वो है पुनरुद्भवन।
पुनरुद्भवन का मतलब होता है रीजेनरेशन। फिर से यहाँ पे आ गया रीजनरेशन, यानी दोबारा से निर्माण करना। पुनरुद्भवन यानी दोबारा से उद्भव होना, दोबारा से डेवलप होना। कैसे? यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चलेंगे प्लेनेरिया का। तो प्लेनेरिया एक प्रकार का जीव है। इसमें होगा ये कि अगर हम प्लेनेरिया को 10 खंड में काट दें, ठीक, तो पर जितने भी खंड है, जितने भी उसके डिवीज़न हुए हैं, सब से एक नया प्लेनेरिया निकल आएगा। ओके, कैसे? तो इसमें हम लिखेंगे ये कि यहाँ पे इस प्रोसेस में जीव के शरीर को जितने भी खंडों में काटा जाए, जितने भी खंडों में तोड़ दिया जाए, पर खंड से, प्रत्येक खंड से एक नया जीव विकसित हो जाएगा। यही प्रक्रिया पुनरुद्भवन कहलाती है। ओके, तो पुनरुद्भवन में भी हम इसको नोट कर लेना जो हमने बताया। क्या बताया? अभी इसका एग्जांपल देखते हैं। प्लेनेरिया समझ में आ जाएगा। प्लेनेरिया का एग्जांपल देखो, होगा इसमें ये देखो हमारा प्लेनेरिया है। ये हमारा प्लेनेरिया है। ओके, प्लेनेरिया में होगा ये कि मान लो हमने प्लेनेरिया को एक यहाँ से काट दिया है, एक यहाँ से काट दिया, तो ये देखो हमारा थर्ड बॉडी यहाँ पे मिल गई हमें। एक इसका हेड वाला पार्ट मिल गया हमें, एक हमें इसका मिड पीस मिल गया, और एक इसकी हमें टेल मिल गई। ठीक, अब ये हमें 3 पार्ट मिल गया। और अब देखेंगे आगे तो ये तीनों पार्ट से एक नया प्लेनेरिया हमें दिखाई देगा। एक नया प्लेनेरिया डेवलप हो गया। ठीक है ना? मतलब एक प्लेनेरिया से हमारे 3 बन गए। इसको हम 4, 5, 6 जितने भी हमें इसको डिवाइड करते हैं, उतने सारे हमारे प्लेनेरिया भी कंप्लीट हमको मिल जाते हैं, प्रोजेनी। तो ये प्रक्रिया हमारी पुनरुद्भवन कहलाती है कि पुनरुद्भवन ऐसी प्रोसेस है जिसमें जीव के जितने भी खंड किया जाए शरीर के, उतने खंडों से एक नए नए जीव का विकास होगा। सेम ऐसी प्रोसेस हम इसका एग्जाम्पल एक और देखते हैं, स्टारफिश। तो स्टारफिश कुछ ऐसी हमारी होती है, मतलब स्टारफिश की जो स्ट्रक्चर होती है वो स्टार जैसी होती है, बट स्टार नहीं, स्टारफिश है। और ये मछली भी नहीं है, एक प्रकार का जीव है जो स्टार जैसे है, तो इसको स्टारफिश मान लिया गया है। ठीक है ना? इसके ऊपर कांटे होते हैं। अभी मान लो स्टारफिश की ये इस वाले शोल्डर को काट दिया जाए, तो इससे एक नई स्टारफिश आ जाएगी। तो यह प्रक्रिया हमारी पुनरुद्भवन कहलाती है। एक यहाँ पे और है कि पुनरुद्भवन जो बहुकोशिकीय जीवों में है, वो केवल पुनर्जनन तक ही सीमित है। मीन जैसे छिपकली के एग्जांपल लेके चलें, तो छिपकली जो करती है, सब लोग छिपकली देखे होगे, कभी कभी वो लिजार्ड होती है छिपकली, वो अपनी पूंछ को काट देती है। ठीक, पूंछ को काट देती है। पूंछ को क्यों काटती है? अपने शत्रुओं से बचाव करने के लिए पूंछ काटती है। तो उसकी पूंछ ना दोबारा निकल आती है, लेकिन उसकी कटी हुई पूंछ से एक नई छिपकली का विकास नहीं होता है। ठीक है ना? तो बहुकोशिकीय जीवों में केवल ये पुनर्जनन तक ही सीमित है, लेकिन पुनरुद्भवन नहीं होगा। यानी कि दोबारा से उसका प्रोडक्शन नहीं होगा, लेकिन पुनर्जनन यानी कि जो छिपकली में जो पूंछ कटी, उससे वो दोबारा निकल आएगा। लेकिन जो कटी हुई पूंछ उसने नीचे गिरा दिया है, उससे नई छिपकली नहीं बनेगी। ओके, और अगर हम इसको ह्यूमन में देखें या फिर किसी और भी जानवर में देखें, मतलब हम लोग बहुकोशिकीय हैं, तो उसमें देखेंगे तो होगा ये कि क्या हम लोग में भी दोबारा कुछ चीज़ का जनन होता है? अगर एक बार किसी का हाथ कट गया तो क्या दोबारा हाथ उसका आएगा? नहीं होता ना। यानी हम लोग में बिल्कुल भी क्या है, लुप्त है, नहीं होगा। ठीक, तो ये हमारा 4 टर्म अलैंगिक जनन कंप्लीट हुआ। अब इसका 5वां टर्म जो है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक प्रवर्धन। कायिक जनन भी बोलो, कायिक प्रवर्धन बोलो, बात एक ही है, कायिक प्रवर्धन। ठीक, तो कायिक प्रवर्धन में होगा ये कि यहाँ पे देखो कायिक वर्ड आया है। कायिक का मतलब होता है बॉडी, ठीक, शरीर। ये सब हम किसके पार्ट पढ़ रहे हैं? अलैंगिक जनन के, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 5 पार्ट थे, उसको हमने 4 कंप्लीट किया, 5वां देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि बॉडी से जो रिप्रोडक्शन हो जाएगा वही क्या है हमारा, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, कायिक प्रवर्धन है। अभी हमने और भी जो अलैंगिक जनन के पार्ट देखे तो उसमें भी बॉडी से ही, जीव के बॉडी से ही नया जीव आया था, लेकिन यहाँ पे हम जीव नहीं, यहाँ पे हम प्लांट लेके चलेंगे, इसीलिए थोड़ा सा ये अलग, इसीलिए इसको थोड़ा हमने अलग नेमिंग किया है कि कायिक प्रवर्धन। तो
ये हमारा जो कायिक प्रवर्धन होगा ये बॉडीज होगा। अब यहाँ पे हम प्लांट का एग्जांपल लेके चलेंगे, प्लांट के बारे में देखेंगे। तो कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट्स, ऐसे पौधे जिनमें उसी पौधे के शरीर से, कटे हुए शरीर से या फिर किसी भी टाइप में नया पौधा बने हैं, वही क्या है। अगर हम बीज बोते हैं तो वो हमारा कायिक प्रवर्धन नहीं है, ठीक है ना। अगर बीज बोएंगे तो वो हमारा दूसरा चीज़ हो जाएगा। यहाँ पे हमें बीज नहीं बोना है, यहाँ पे हमें क्या, बॉडी को काट के लगाना है, बॉडी से ही बॉडी बनानी है, समझ रहे हो। यहाँ पे हमें बॉडी से ही बॉडी बनाना है। जैसे कि हम गुलाब की बॉडी को काट के, कलम करके मिट्टी में दबा देते हैं तो नया गुलाब का पौधा तैयार होता है। तो ये हमारा बॉडी से बॉडी बनाना, इसीलिए ये आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल भी हो गया और हमारा कायिक प्रवर्धन भी हो गया। ऐसे ही अगर हम गुलाब में तो बीज होता ही नहीं है, अगर मान लो गुलाब का बीज बोते तो वो हमारा कायिक प्रवर्धन ना होता, ठीक है ना, क्योंकि बीज से नया पौधा बनना दूसरी चीज़ हो गई। तो कायिक जो हमारा, इसीलिए तो जैसे आम का पौधा हो गया, आम का पौधा जो होता है क्या वो कलम करके लगाया जाता है। हाँ, कभी कभी लोग करते हैं, कलम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो उसके बीज ही बो जाते हैं ना, क्योंकि उसमें बीज है तो कलम करने की ज़रूरत ही क्या है। बीज से हो गया तो वो हमारा कायिक प्रवर्धन नहीं होगा, वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, समझ रहे हो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ एक बात और आती है कि क्या पौधों में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो हमें मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत होगी, तो क्या पौधों में भी मेल और फीमेल होते हैं। तो हाँ होते हैं, लेकिन वो उसमें बॉडी नहीं अलग होगी। जब फ्लावरिंग होती है प्लांट्स में, जब फूल निकलते हैं, तो अगर हम फूल को, उसका पूरा डेमो करेंगे फूल का, तो उसी फ्लावर के अंदर हमें मेल और फीमेल दोनों बॉडी दिखाई देगी, यानी स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों दिखाई देगा। तो जिस पौधे में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों दिखाई दे, वहाँ पे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बिल्कुल नहीं देखना। यहाँ पे जिस पौधे से कलम करके, तो यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल आएगा कलम करना। दूसरा कलम करना में हमने गुलाब देखा, और दूसरा हो गया हमारा दाब लगाना। जैसे चमेली का पौधा हो गया, चमेली को करेंगे ये कि उसके पौधे का किसी नीचे की डाल को झुका करके और उस पर मिट्टी, आधी डाल के बीचों बीच मिट्टी दबा देंगे। कुछ दिनों बाद वो झुकी हुई डाल जहाँ मिट्टी दबाए थे वहाँ जड़ निकल आएंगे, और जिस साइड झुका हुआ उस साइड से काट के मिट्टी वाला पार्ट ज़मीन में लगा देंगे, तो उससे हमारा एक नया पौधा बन जाएगा। तो ये प्रक्रिया हमारी कहलाती है दाब लगाना, जो कि चमेली में होता है। और कलम लगाना गुलाब में होगा, गन्ना हो गया, शुगर केन। तो देखो कलम लगाना दो टाइप होता है, एक होता है खड़ी कलम, एक होता है पड़ी कलम, ठीक। तो खड़ी कलम में हम गुलाब लगाएंगे, गुलाब को ऐसे करते हैं, ठीक है ना, गुलाब को ऐसे प्लांटिंग करेंगे। लेकिन जो गन्ना हो गया उसको हम ऐसे रखते हैं, पड़ी कलम, मतलब कि उसको लिटा करके रखते हैं। तो कलम लगाना दो टाइप का होगा, खड़ी कलम और पड़ी कलम। और ये कायिक प्रवर्धन के एग्जाम्पल है। कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है ये है कि जो बॉडी से बॉडी नई बॉडी बनती है, यानी कि हम यहाँ पे बीज बिल्कुल नहीं बोना, यहाँ से हम बॉडी को, अब गन्ना लगाते हैं, गन्ना क्या करते हैं, गन्ने की बॉडी को तो नीचे दबाते हैं, तभी तो उससे नई बॉडी आती है। गुलाब को भी नीचे दबाते हैं, उसी से नया गुलाब आता है। और दाब लगाना, चमेली से भी नई चमेली बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए। ऐसे ही जैसे हमारा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पुदीना हो गया, पुदीना क्या करते हैं, पुदीना की बॉडी को नीचे लगा देते हैं, जड़ें निकल आती हैं, नया पुदीना का पौधा तैयार हो जाता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया कायिक प्रवर्धन, ये कंप्लीट हुआ हमारा। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फुल कंप्लीट होगा। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है ना। दैट्स कंप्लीट।